नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी हाल ही में आपने देखा है कि हमारे देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे। और लोकसभा का चुनाव, लोकसभा में कितने कितने मेंबर हैं? 543 मेंबर हैं। और इन सभी सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर इसे घटाकर 18 साल कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, ये भी याद रखिएगा। और ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब आप देखिए रिजल्ट आया जिसमें एनडीए, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ा दल है, उसे 240 सीटें मिले हैं, उसे बहुमत मिला है। तो नेहरू के बाद अब मोदी जी तीसरी बार पारी खेल रहे हैं। एक तरह से मोदी ने 71 मंत्रियों के साथ ली है शपथ, सबका साथ और तेज विकास का संदेश दिया है। और आपको बता दो, देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। 30 कैबिनेट हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार हैं और 36 राज्य मंत्रियों को राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। मंत्रिपरिषद के साथ क्षेत्रीय और जातीय और दलीय संतुलन बनाने का दिखा प्रयास, क्योंकि इस बार आप देखते हैं कि सबको लेकर साथ चलना होगा, क्योंकि अकेले दम पर बहुमत नहीं है। स्मृति अनुराग समेत पिछली सरकार के 37 मंत्रियों को नहीं मिली जगह इस बार। और आप देखिए 33 मंत्री पहली बार केंद्रीय सरकार का हिस्सा बने, 7 सहयोगी दलों से। और 37 साल की रक्षा खड़ से, आप देखिए रक्षा खड़ से सबसे युवा और आप देखते हैं कि 78 वर्षीय मांझी सबसे बुजुर्ग मंत्री हैं। मंत्रिपरिषद में 7 महिलाएं और सहयोगी दलों से चिराग समेत 11 मंत्री बनाए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैबिनेट मंत्रियों की सूची देखें तो राजनाथ सिंह हो गए, अमित शाह हो गए, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, मनोहर लाल, एच डी कुमारस्वामी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह यानी कि और लल्लन सिंह, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, किजरापू, राम मोहन नायडू, प्रहलाद जोशी, जुएल ओराव, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अन्नपूर्णा देवी, किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, जी किशन रेड्डी, चिराग पासवान और सी आर पाटिल। चले, अच्छी बात है, आगे देखते हैं क्या होता है। 10 साल बाद लोकसभा को मिलेगा नेता प्रतिपक्ष और उपाध्यक्ष, क्योंकि आप देखते हैं कि पिछली 2014 में और 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें इतनी सीटें भी नहीं आई थी कांग्रेस के पास कि वो विपक्ष का नेता बन सके। 10% भी सीटें नहीं ले आ पाए थे। इस बार मिली हैं तो आप देखेंगे वो करेंगे। जम्मू से में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला, 9 की मौत। ये आप देखेंगे सबसे बुरी स्थिति है। जम्मू और जितने भी आप देखते हैं कि मारे जाते हैं आतंकी, फिर भी इस तरह का हरकत करते रहते हैं। पाकिस्तान देखिए, ये है पाकिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पंजाब किससे? पाकिस्तान से। ये अलकराज ने पहली बार जीता फ्रेंच ओपन का खिताब। ये आप देखिए विश्व के नंबर 3 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अलकराज ने रविवार को यहाँ फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 5 सेट पर तक चले कड़े मुकाबले में हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता है और पहली बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया है। स्पेन के तीसरे वरीय अलकराज ने चौथे वरीय ज्वेरेव को आप देखेंगे 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 और 6-2 से हराकर ट्रॉफी जीती है। मुंबई में अनुमान से 2 दिन पहले पहुंचा। आप देखिए मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून की बात हो रही है। आपके शहर में कब आता है? आप लोग बताइए आपके राज्य में कब आता है? जेई एडवांस में आईआईटी दिल्ली जॉन के वेद रहे टॉपर।
और आईआईटी मद्रास ने रविवार को सुबह जारी किया परीक्षा परिणाम। लड़कियों के वर्ग में आईआईटी बॉम्बे जोन की दुजा शीर्ष पर टॉप 10 में दूसरे नंबर पर आईआईटी दिल्ली जोन के आदित्य हैं। 1.80 लाख छात्रों ने में से 48,248 ने किया परीक्षा में को क्वालिफाई। 500 शीर्ष छात्रों में 145 आईआईटी मद्रास जोन व 122 आईआईटी दिल्ली जोन के हैं। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अगर आप लोग 100% देते हैं अपना, तो इतना मान के चलिए कि 100% आपका पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा, इसमें कोई दोहराए नहीं होनी चाहिए। लेकिन 100% ईमानदारी से आपको अपने एग्जाम पर देना होगा, अपने काम पर देना होगा। ठीक है, जो गलतियां आपसे हो जाती हैं उनमें सुधार करना होगा। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको वो गलतियां मालूम चलता है, तो बड़ी ईमानदारी दिखानी होगी आपको। ठीक है, अब आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है और विधानसभा में आप एक केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में आप देखेंगे 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि उनके बुरे दिन भी चल रहे हैं। कॉटन कैंडीज में इस्तेमाल हो रहे घातक सिंथेटिक रंग और 11 जिलों से आप देखिए 10 से 19 सैंपल लेकर जांच के लिए पहली बार भेजा गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में सामने आई ये बात। विभाग ने दिल्ली सरकार को भेजी रिपोर्ट। तमिलनाडु में कॉटन कैंडी में कैंसर कारक रसायन पाए जाने के बाद दिल्ली में लिए गए थे सैंपल और तमिलनाडु में इस पर बैन भी लगा दिया गया, इसे रोक भी दिया गया। और इसे आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग बताइए, क्योंकि हर जगह ये मिलते हैं और अलग अलग नाम से बस पुकारा जाता है इसे। अब मंत्रियों को मोदी जी ने नसीहत दी कि विनम्र रहें और ईमानदार एवं पारदर्शिता से समझौता न करें। कूटनीतिक मोर्चे पर तत्काल शुरू होगा काम। G7 में शामिल होने गुरुवार को इटली जाएंगे मोदी। 3-4 आप देखते हैं कि जुलाई को SCO में ले सकते हैं हिस्सा। एक तो आप लोग G20 हो, G7 हो, इस तरह के जितने भी संगठन हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको जरूर रखना चाहिए। और 1975 में स्थापना हुई थी G7 की। एक अंतर सरकारी राजनीतिक आर्थिक मंच है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। इसमें इन संगठनों से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ये भी याद रखिएगा, हर साल पूछे जा रहे हैं। और SCO की बात करें तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए रूस में ब्रिक्स की बैठक में आज भारत शामिल होगा, तो ब्रिक्स के बारे में जान लीजिए। एक संगठन है ना ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, उसी की बात कर रहा हूं। ब्रिक्स, इसमें कौन कौन शामिल है ये मालूम है आपको? ये आप देखिए ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती कंपनी, इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूहों का एक वो है संक्षिप्त नाम। 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ऑन नील ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक शब्द गढ़ा था। 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समूह को औपचारिकता मिली थी। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल कर लिया गया था और इसका नाम हो गया था ब्रिक्स। ये जरूर याद रखा करिएगा। मैं आप लोगों से कहता हूं कि पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के आप लोग देखा करिएगा, ठीक है? आपको मालूम चलेगा कि कहां से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब आप देखिए इन सभी मंत्रियों के बारे में मुझे लगता है एक सामान्य जानकारी तो आप लोगों को रखना चाहिए।
ये मोदी जी आप देखिए तीसरी बार पीएम बनकर जवाहरलाल नेहरू की बराबरी की इन्होंने। 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2007 2012 में गुजरात में अपनी पार्टी को सत्ता पर तक पहुंचाया। 2014-2019 में नरेंद्र मोदी नेतृत्व में भाजपा को अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिला। और आप देखिए अगर हम राजनाथ सिंह की बात करें तो 72 साल के हैं, मोदी जी 73 साल के हैं। ये आरएसएस के स्वयंसेवक रहे राजनेता को 2 बार भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। 2014 में नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में गृह मंत्री, 2019 में रक्षा मंत्री, 1999 में वाजपेयी सरकार में भी केंद्रीय मंत्री रहे। अक्टूबर 2000 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। और आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ मैं, जो हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। और बात करके अगर हम लोग अमित शाह की तो 59 साल के हैं अभी अमित शाह। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शायद 2014 में 49 साल की उम्र में भाजपा की सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। और आप देखते हैं कि 54 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री बन गए। 1980 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। नितिन गडकरी की बात करें तो 67 साल के 1995 में पहली बार महाराष्ट्र में मंत्री बने। 2014 में वह पहली बार नागपुर से लोकसभा चुनाव लड़े और जीते। तब से वह मोदी सरकार में कई मंत्रालय की जिम्मेदारी निभा चुके। मनोहर लाल खट्टर 70 साल के संघ के स्वयंसेवक रहे। मनोहर लाल खट्टर पहली बार केंद्रीय मंत्री बने। और वह आप देखते हैं कि 2014 से वर्ष मार्च तक इसी साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 1996 में उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ भी काम किया जब मोदी हरियाणा में भाजपा प्रभारी थे। पीयूष गोयल 59 साल के हैं। 2014 में मोदी की पहली सरकार से ही विभिन्न मंत्रालयों की जिम्मेदारी निभाते आए हैं। पीयूष गोयल लगातार 30 बार मंत्री बने हैं और पेशे से चार्टर्ड अकाउंट पहली बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। और निर्मला सीतारमन, और ये आप देखिए नरेंद्र मोदी सरकार में के पहले कार्यकाल में 2017 में देश की पहली महिला रक्षा मंत्री बनी। स्वतंत्र भारत में पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी। और 2019 में देश की वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल पूरा कर अरुण जेटली और मनमोहन सिंह की बराबरी कर ली इन्होंने। और वहीं जेपी नड्डा की बात करें 63 साल के हैं। संघ से जुड़े नड्डा 4 वर्षों से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे। राजनीतिक यात्रा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हुई थी। 1991 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने थे। शिवराज सिंह छठी बार मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से 8.21 लाख वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीते हैं। मामा के नाम से लोकप्रिय शिवराज 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अपने 3 दशक से अधिक लंबे राजनीतिक करियर में पहली बार आप देखिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने। सिर्फ 13 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे वो। विदेश मंत्री तो 69 साल के हैं और 2019 में विदेश मंत्री बने। विदेश मंत्री के रूप में जयशंकर ने वैश्विक मंच पर कई जटिल मुद्दों पर भारत का पक्ष प्रभावी तरीके से रखा। 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए। उन्होंने मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान विदेश सचिव के रूप में काम किया। इसके पहले वह अमेरिका, चीन और चेक गणराज्य में भारत के राजदूत रह चुके। धर्मेंद्र प्रधान 55 साल के मोदी के पहले कार्यकाल में प्रधान को स्वतंत्र प्रभार के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री बनाया गया। वह सबसे अधिक समय तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री रहे। एच.डी. कुमारस्वामी, ये आप देखिए 64 साल के हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के बेटे और कुमार स्वामी 2 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। 5 बार विधायक रहे चुके हैं। उन्होंने जगुआर समेत कई फिल्में भी बनाई। देख लीजिए। वही अब नेताओं की बातें हो रही हैं। अभी भी राजनीति की खबरें दिख रही हैं आप लोगों को। ये पीडीएफ डाल दूंगा मंत्रियों को, आप लोग को देखना है तो मंत्री देख लीजिएगा कौन कौन मंत्री बने हैं। अभी मंत्रालय बटने दीजिए तब मालूम चलेगा क्या क्या होगा। 12 जून को होगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री की शपथ। और देखिए उड़ीसा की बात करें तो देख लीजिए, ये आप देखिए भुवनेश्वर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है।
विधानसभा में 147 सीटें हैं, विधान सभा में 147, राज्यसभा में आप देखेंगे कि आपकी कितनी है, 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब बीजेपी को बहुमत मिला है तो यहाँ मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी। चलिए मुख्यमंत्री के बारे में बताइए, एक सामान्य जानकारी आपको नीचे लिखना चाहिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। और वी के पांड्या ने सक्रिय राजनीति से लिया संन्यास, कार्यकर्ताओं से मांगी माफी, और इन्हें सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है नवीन पटनायक की हार का। ये उड़ीसा की पहली मुस्लिम महिला विधायक बनी सोफिया फिरदौस, भाजपा प्रत्याशी को 8,001 मतों के अंतर से हराकर हासिल की जीत। IIM बेंगलोर से ली इन्होंने डिग्री। कोविड के दौरान गैर सरकारी संस्था मॉकिम फाउंडेशन के साथ काम भी किया इन्होंने। बौद्धिक क्षमता के आकलन संग सुधार की राह खोलेगा सॉफ्टवेयर। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से जुड़े स्टार्टअप में तैयार नीमा AI सॉफ्टवेयर किसी भी आयु के लिए हो सकता है। ये आप देखिए प्रयोग, ये काम कैसे करता है, तो हेडबैंड के माध्यम से ब्रेन का डाटा लेने के बाद नीमा AI का सॉफ्टवेयर डाटा का विश्लेषण करता है, और डाटा विश्लेषण कर यह सॉफ्टवेयर व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, स्मरण शक्ति और सोचने के तरीके के बारे में जानकारी देता है। जांच के बाद यह भी पता चल लग सकता है कि आखिर कमी कहाँ है। यह सॉफ्टवेयर ब्रेन के पैटर्न को समझेगा, या कह सकते हैं कि ये ब्रेन मैपिंग करता है। 5 मिनट की जांच के बाद किसी व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमता तुरंत स्क्रीन पर आ जाती है। और निधि ने बताया कि DTU से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में BTech करने के बाद 2017 में सॉफ्टवेयर पर काम शुरू किया था ना। एक खंडित जनादेश खंडित बनाम प्रचंड, तो 97,870 किलोमीटर बने थे नेशनल हाईवे वित्त वर्ष 2014-15 में। 1,45,240 किलोमीटर हो गई नेशनल हाईवे की लंबाई वित्त वर्ष 2022-23 तक मोदी सरकार के कार्यकाल में। 22,224 किलोमीटर हुआ है रेल मार्ग की विद्युतीकरण वित्त वर्ष 2014-15 तक, और 50,000 आप देखते हैं कि 394 किलोमीटर तक पहुंचा रेलवे मार्ग का विद्युतीकरण वित्त वर्ष 2021-22 तक। 74 थी वित्त वर्ष 2014-15 तक। देश में एयरपोर्ट की संख्या 149 हो गई है वित्त वर्ष 2022-23 तक। देश में एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए। मतदाताओं की संख्या के लिहाज से लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विश्व का सबसे बड़ा चुनाव है। नतीजे भारत की राजनीति पर निर्णायक असर डालने वाले हैं। देश करीब एक दशक के बाद फिर से गठबंधन की सरकार के दौर में प्रवेश कर गया। देखिए एक बात और आपको बता दूं, गठबंधन की अपनी मजबूरियां होती हैं कुछ, और आप देखिए कोई नियम कानून लाना होगा तो मोदी जी को, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उनके अपने सहयोगी दलों से पूछना होगा, क्योंकि उनकी परवाह भी करना होगा, क्योंकि वो अगर साथ नहीं रहे तो पास नहीं होगा, वो कानून नहीं बन पाएगा और सरकार निर्णय नहीं ले पाएगी। और आप देखिए जब 2014-2019 से पूर्ण बहुमत था तो कोई भी फैसला ले लेते थे, सहयोगियों की कोई परवाह भी नहीं रहती थी। सुधारों में देरी से समृद्धि का लक्ष्य होगा दूर। गठबंधन की सरकार में हर दल की अपनी प्राथमिकताएं होती, ऐसे में सुधारों को लागू करने के लिए आम सहमति बनाने का प्रयास करना ही आगे बढ़ने का आप देखते हैं कि रास्ता हो सकता है। अगर सुधारों को लागू करने में देरी होती है तो इससे सबके लिए समृद्धि का लक्ष्य दूर हो सकता है। नई राजनीतिक परिदृश्य में PM मोदी को दिखाना होगा लचीलापन। ये तो क्लियर, जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत न देकर जनादेश दिया है कि वे दूसरे दलों के साथ मिलकर सरकार चलाएं। नरेंद्र मोदी को 2014-2019 में राजग सरकार की अगुवाई पर कर चुके हैं, लेकिन तब वे सहयोगियों पर निर्भर नहीं थे। अब उनको लचीलापन दिखाना होगा। और एक खुद आप सोचिए कि अगर कृषि कानून 3 आए हुए थे, अगर आप सोचिए कि अगर उस समय बीजेपी के पास गठबंधन ना होता तो वो इस पर पूरी तरह से चर्चा करने के बाद ही लाते और हो सकता कि पास ना होते, लेकिन आप देखते हैं कि पूर्ण बहुमत थी उनके पास तो वो लाए, बाद में आंदोलन हुआ। तो फायदे भी होते हैं गठबंधन सरकार के और नुकसान भी होते हैं। देखिए और एक बात याद रखिएगा, और क्या याद रखना है कि अब देखिए नागरिकता संशोधन कानून, मुझे लगता है गठबंधन की सरकार होती वो पास ना होता, क्योंकि उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं ना। मानव विकास के मोर्चे पर कहाँ है भारत, तो मानव विकास के सभी संकेतकों में भारत
किस प्रदर्शन में सुधार हुआ है? संयुक्त राष्ट्र की 2023-24 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की मानव विकास सूचकांक वैल्यू 2022 में बढ़कर 0.644 हो गई है। रिपोर्ट में भारत को 193 देशों में 134वें स्थान पर रखा गया। हालांकि अगर विकसित देशों से तुलना करें तो हम मानव विकास संकेतकों में बहुत पीछे हैं। भारत को इस स्तर तक पहुंचने के लिए लंबा समय तय करना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 67.7 वर्ष हो गई। भारतीयों की जीवन प्रत्याशा दर 0.644 हो गई। भारत की एडीआई वैल्यू और 48.6% तक बढ़ी है भारत की एचडीआई वैल्यू 1990 से 2022 के बीच। और आप देखिए लैंगिक असमानता की मोर्चे पर सुधार, तो भारत में लैंगिक असमानता कम हुई है। हालांकि श्रम बाजार में लैंगिक असमानता अभी अधिक है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की 166 देशों में 108वें स्थान पर है। जीआईआई 3 प्रमुख क्षेत्र प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार में लैंगिक असमानता पर गौर करता है। ये सब याद रखा करिएगा। आंसर राइटिंग करें, निबंध लिख रहे हैं तो वहां इसका उपयोग कर सकते हैं। 0.437 के साथ भारत की जीआईआई वैल्यू वैश्विक औसत से बेहतर है। 0.462 है जीआईआई वैल्यू का वैश्विक औसत। और 47.8% के साथ श्रम बल भागीदारी में सबसे बड़ा लैंगिक अंतर है भारत में महिला और पुरुष के बीच। विश्व के शीर्ष 10 अमीर देश, इन देशों की औसत प्रति व्यक्ति आय देखिए। लग्जमबर्ग एक, ये आप देखते हैं कि सभी आंकड़े डॉलर में है, 1,40,312। आयरलैंड की 1,17,300, 1,17,988। स्विट्जरलैंड की 1,10,251। और आप देखिए नॉर्वे की 1,02,733। सिंगापुर की 91,733। आइसलैंड की 87,875। कतर की आप देखिए 84,906। अमेरिका की आप देखते हैं कि 83,066। और डेनमार्क की आप देखिए 72,940। और मकाऊ की आप देखिए 70,135। ये आंकड़े में है सब। आप देखिए कितनी है भारत की प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए भारत की मामले में बहुत बुरी है। भारत की प्रति व्यक्ति आय जीडीपी का पर कैपिटा $2,673 है। और ये आप देखिए औसत निकाली जाती है। और वरना आप लोग कहेंगे कि किसी की तो 500 रुपये नहीं है और किसी की आप देखते हैं कि अरबों खरबों है, तो सबकी औसत निकाली जाती है। $2,673 है। यह आंकड़ा तब है जब हम विश्व के तमाम देशों में जीवन जीने की लागत में अंतर को समायोजित नहीं करते हैं। इस अंतर को परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। पीपीपी के हिसाब से भारत की प्रति व्यक्ति आय $9,180 है। इसका मतलब है कि अगर हम इस बात का हिसाब लगाएं जाए दूसरे देशों की तुलना में, आप भारत में रुपये से क्या खरीद सकते हैं, तो भारत में लोगों को की खरीद क्षमता देखें। चलिए, ये आंकड़े फरवरी 2024 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये आंकड़े दिए गए। IMF की अगर हम लोग बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहा हूँ, और इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन में देखने को मिलेगा। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का इस 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से उबरने में सहायता करना, रोकना। अब इसमें 190 सदस्य हैं अभी वर्तमान में मेंबर। ठीक है, भी याद रखिएगा। दरभंगा घराने के ध्रुपद गायक पद्मश्री पंडित राजकुमार मलिक नहीं रहे हैं, इनकी डेथ हो गई है। मलिक ने आप देखिए 2017 में शास्त्रीय संगीत व ध्रुपद को बढ़ावा देने के लिए अपने पिता के नाम पर पंडित विदुर मलिक ध्रुव संगीत गुरुकुल दरभंगा में स्थापना की थी इसकी। रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता पर आरबीआई की नजर। केंद्रीय बैंक ने 10 वर्षों का एजेंडा तय किया है। प्रवासी भारतीयों को रुपए में लेन देन पर मिलेगा प्रोत्साहन। और क्या होंगे फायदे? तो भारतीय रुपए को विदेश भेजने में या विदेशी मुद्राओं को देश में लाने में किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी। दूसरी मुद्राओं के सापेक्ष रुपए की कीमत बाजार के तत्व तय करेंगे। रुपए को मजबूत करने या इसे कमजोर होने से बचाने के लिए सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। भारतीय कंपनियों को भी विदेश में रुपये में निवेश की छूट होगी। आर्थिक उदारीकरण के बाद शुरू हुई थी चर्चा। रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने पर चर्चा 1991 में आर्थिक उदारवाद की नीति लागू करने के साथ ही जारी हो चुकी है। बीच में कई बार वैश्विक अनिश्चितताओं और भारतीय इकोनॉमी की विकास दर में गिरावट के
आने के बाद सरकार व आरबीआई इस बारे में चुप्पी साध लेती है। हालांकि अब आरबीआई का विचार बदला नजर आ रहा है। इसके पीछे मुख्य वजह घरेलू इकोनॉमी की बढ़ती ताकत है। वैश्विक इकोनॉमी ने से भारत का बढ़ता संपर्क है। इस बीच जुलाई 2022 में आरबीआई ने भारतीय रुपये में आयात निर्यात करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद भारत ने पहली बार संयुक्त अरब अमीरात से आयातित कच्चे तेल का भुगतान रुपये में किया था। कई देशों के साथ भारतीय रुपये में कारोबार करने की संभावना पर बात हो रही है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की नई सरकार भी इसी प्रमुखता से आगे बढ़ाएगी। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक कहते हैं 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग देखिए रुपये में आप देखिए व्यापार करते हैं तो डॉलर की कम जरूरत पड़ेगी ना, तो हमारे रुपये की हालत सुधरेगी। 10 में से 8 कंपनियों का मार्केट कैप 3.28 लाख करोड़ बढ़ा। 4 वर्षों में यात्री वाहनों का निर्यात 2.68 लाख इकाई बढ़ा। देखिए निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। आसूस को भारत की पीसी बाजार में देखिए बड़े अवसर। भारत का पर्सनल कंप्यूटर। दुबई में प्रतिनिधि कार्यालय खुलेगा पंजाब नेशनल बैंक। 5 सालों में अहमदाबाद में घर की कीमत 45% बढ़ी। एनसीएलटी ने हिमालयन मिनरल वाटर के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू की। ओएनजीसी को मुंबई हाई के लिए भागीदारी की तलाश है। और डोसा इडली बनाने की मिश्रण को सत्तू नहीं माना जा सकता है। वाणिज्य मंत्रालय बजट में स्टार्टअप के लिए मांग सकता है ज्यादा राशि। 945 करोड़ की धनराशि के साथ घोषित सीड फंड योजना 2025 में समाप्त हो जाएगी। वित्त मंत्रालय इसी तर्ज पर नई योजना प्रस्तावित करने पर विचार कर सकता है। बजट शब्द का उल्लेख तो नहीं किया गया हमारे संविधान में, लेकिन वास्तविक वित्तीय विवरण की बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 112 में। और 448 इंफ्रा परियोजनाओं की लागत 5.55 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। वेद ने प्रतिदिन, ये आप देखिए पढ़ाई की बात हो रही है, जेई एडवांस की जो सफलता की कहानी लिखी है। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। एक तरफ आप देख ही रहे हैं कि यहाँ इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर है। यहाँ इजराइल और हमास के बीच चल रहा है, यहाँ यूक्रेन रूस के बीच चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है, आप देखेंगे। यूक्रेन ने उन्नत रूसी लड़ाकू विमान को बनाया निशाना। उत्तर कोरिया के कचरा भरे गुब्बारे का लाउड स्पीकर से उत्तर देगा सियोल। दक्षिण कोरिया, यहाँ उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में चल रहा है। उत्तर कोरिया ऊपर नीचे दक्षिण कोरिया देखने को मिलेगा। अभी दुनिया बड़ी अशांत है। कनाडा के खुफिया प्रमुख ने की भारत की गुप्त यात्रा। निज्जर हत्याकांड के साक्ष्यों को साझा करने की कवायद। टायरों से बनाई कोरल रीफ। अमेरिका में के नेवादा राज्य की बोल्डर सिटी में टायरों से कृत्रिम चट्टानें तैयार की जा रही हैं। और इससे आप देखते हैं कि यहाँ कोरल मूंगा की चट्टानें तैयार होगी। तो समुद्र और नदियों में कृत्रिम चट्टानों के लिए स्केप टायरों का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि टायरों से कोरल रीफ बनाने को पर्यावरण विशेषज्ञ हानिकारक मान रहे हैं। उनका कहना है कि पर्यावरणीय दृष्टि से इनका पारिस्थितिकी पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। ये भोजशाला में मां बागदेवी के साथ कई देवी देवताओं की मूर्तियां मिली। ये आप देखिए एएसआई सर्वे कर रहा है ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। और मध्य प्रदेश की बात हो रही है। भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें। कहते हैं कि यहाँ सरस्वती मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, उसी की जांच हो रही है। ये आप देखिए T20 विश्व कप हो रहा है, तो भारत और पाकिस्तान का था, तो भारत जीत गया है, अच्छी बात रही। चलिए होने दीजिए, हम लोग तो फाइनल ही देखते हैं। और आपको दिलचस्पी होगी क्रिकेट में, तो आप तो मुझे लगता है एक बॉल देख रहे होंगे। पूजा यूएफसी में जीत दर्ज करने वाली पहली भारतीय बनी। पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में जीत दर्ज करने वाली भारत की पहली मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर बनी है। सौरभ ने पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारतीय धावक सौरभ शर्मा ने स्विट्जरलैंड के
नोटेबल सिटी में आयोजित विश्व पैरा एथलीट ग्रां प्री में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। संजीवनी को 10,000 मीटर दौड़ में शीर्ष स्थान, एशियाई चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता है। संजीवनी जाधव ने पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल प्रतियोगिता में महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ 32 मिनट 22.77 सेकंड में पूरी की है, पहला स्थान हासिल किया है। ये आप देख लीजिए, ये अलगराज ने पहली बार जीता ना फ्रेंच ओपन का खिताब। तो कब कब मिला इन्हें ग्रैंड स्लैम? तो आप देखिए 2022 में यूएस ओपन, 2023 में विंबलडन, 2024 में फ्रेंच ओपन। कोको गल्फ ने पहली बार जीता महिला डबल्स का खिताब। अरेवालो पाविच को भी डबल्स का खिताब मिला है। ट्रेन रिंग सर्किट में भारतीय रफ्तार पर लगा तकनीकी ग्रहण। ये आप देखिए, रफ्तार के बार में भारत को नई पहचान दे रहे हैं होंडा रेसिंग इंडिया की टीम पर रविवार को तकनीकी ग्रहण लग गया। जापान के मोतेगी में हुई एशिया रोड रेसिंग चैंपियनशिप को की एपी 250 सीसी क्लास की दूसरी रेस में रविवार को होंडा रेसिंग इंडिया के राइडर केविन क्वेंटल तकनीक समस्याओं के कारण रेस समाप्त नहीं कर सके। वह उनके साथ राइडर मोहसिन फरम्बन भी शीर्ष 15 में नहीं आ सके और जिससे टीम कोई अंक अर्जित नहीं कर सकी। कंप्यूटर भाषा का स्रोत हमारा छंद शास्त्र है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले आरोपित में आप देखते हैं कि स्वास्थ्य जांच को गठित होगा बोर्ड। हाईकोर्ट ने एम्स निदेशक को अमित कत्याल की जांच के लिए 3 डॉक्टरों की टीम के गठन का निर्देश दिया। इसमें हाईकोर्ट ने डोमिनोज के ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोका। अब आप देखिए, यहां आप लोगों को कुछ जनरल नॉलेज की खबरें मिल जाती हैं, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स पर भारत को मिली पहली टेस्ट जीत। 1986 में आज ही के दिन भारत को इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर पहली बार टेस्ट मैच में जीत मिली थी। भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई थी। इससे पहले यहाँ खेले गए 10 मैचों में से 8 में भारत हारा था और 2 मैच ड्रा हुए थे। ब्रिटिश सरकार ने रविवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित किया। 1890 में आज ही की ब्रिटिश सरकार ने भारत में रविवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित किया था। मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों की मांग को लेकर लंबा आंदोलन चलाया था। अंग्रेज रविवार को काम नहीं करते थे, जबकि भारतीय कामगारों को अवकाश के बिना 7 दिन काम करना पड़ता था। बलराज भल्ला ने भगत सिंह के साथ की थी भूख हड़ताल। क्रांतिकारी व शिक्षाविद बलराज भल्ला का जन्म 1888 में आज ही के दिन अविभाजित भारत के गुजरांवाला अब पाकिस्तान में हुआ था। मात्र 17 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होगा। उनको 1919 में गवर्नर जनरल पर बम फेंकने की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लाहौर षड्यंत्र मामले में भी उन्हें जेल जाना पड़ा। भल्ला ने जेल में राजनीतिक कैदी का दर्जा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर भगत सिंह के साथ भूख हड़ताल की थी। ऑस्टियोपोरोसिस ने नुकसान रोकने में मदद होगी प्रोटीन की खोज। टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस के प्रोफेसर ऑस्टियोक्लास्ट के अलगाव के कारण की खोज की है और ऑस्टियोक्लास्ट का उपयोग हड्डियों के नुकसान को रोकने के लिए एक तकनीक के रूप में करते हैं, गति बढ़ाने के रूप में काम करता है। RNKL ऑस्टियोक्लास्ट कोशिका में अलगाव के लिए गति बढ़ाने वाले के रूप में काम करता है। 2 प्रकार की होती हैं कोशिकाएं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो हड्डियों के ऊतक के रखरखाव फिर से तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट हड्डी बनाने वाली कोशिकाएं हैं जो नई हड्डी के ऊतकों को संश्लेषित और जमा करती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट पुराने या क्षतिग्रस्त हड्डी के ऊतक को तोड़कर हटाती हैं। शरीर में आप देखिए ऑस्टियोक्लास्ट में कि बढ़े हुए अनुपात में ऑस्टियोपोरोसिस गठिया जोड़ों की सूजन और अस्थि में मेटास्टेसिस हड्डियों तक फैलने वाला कैंसर जैसी स्थितियों में हड्डियों का द्रव्यमान कम हो जाता है। ऑस्टियोक्लास्ट 2 प्रकार की इम्यून कोशिकाओं के विकास के साथ विकसित होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट का उपयोग हड्डियों के नुकसान को रोकने को एक तकनीक के रूप में किया जा सकता है। पोर्टेबल मंदिर की शोभा यात्रा। ये जापान की राजधानी टोक्यो में रविवार को त्रिसुकेजी शिशी
मत्सूरी उत्सव के दौरान पोर्टेबल मंदिर जिसे मकोसी कहा जाता है उसकी शोभा यात्रा निकाली गई। सौभाग्य प्राप्ति के लिए श्रद्धालु मकोसी की स्पीति व शोभा यात्रा निकालते हैं। निर्णय लेने से पहले परिणामों की कल्पना करता है मस्तिष्क। अनुसंधान करें। हिमालय के 3 ग्लेशियरों का होगा अध्ययन। पिथौरागढ़ का मिलम, टिहरी का खतलिंग और हिमाचल का त्रिलोकीनाथ ग्लेशियर हैं शामिल। उत्तरकाशी के ग्लेशियर को 2002 से निगरानी कर रहा है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। गंगोत्री ग्लेशियर की मोटाई का भी अध्ययन होगा। बम्बू स्टिक से करेंगे माप। NIH रुड़की की ओर से गंगोत्री मिलम और खतलिंग और त्रिलोकीनाथ ग्लेशियर की बम्बू स्टिक लगाकर निगरानी की जाएगी। और डॉक्टर सुरजीत सिंह ने बताया कि ग्लेशियर में छेद करके 1-2 किलोमीटर की दूरी पर बम्बू स्टिक लगाई जाएगी या किनारों पर पत्थर आदि से भी निशाने लगाए जाएंगे। जहां बम्बू स्टिक लगी होगी वहां निशान लगाने के साथ बम्बू स्टिक पर भी थोड़ी दूर निशान लगाए जाएंगे। जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे की भी बात हो रही है। तो भारतीय हिमालयी क्षेत्र वर्तमान में वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे में। कई अध्ययनों से पता चला है कि हिमालय की तमाम तापमान दर में 1955 के बाद वृद्धि हुई है। यह वृद्धि दर वर्ष 1980 के दशक के बाद और अधिक बढ़ गई। अध्ययनों से यह भी ज्ञात हुआ है कि हिमालय के अधिकांश हिमनद में यह 1850 में दशक में से हो रहा है। ना प्लास्टिक ना कचरा, यह पर्यावरण फ्रेंडली शादी। गन्ने से बनाया गया मंडप जिसे गायों ने खा लिया। अच्छी बात है। देखिए दिल्ली की घटना है। इस तरह का नवाचार होना चाहिए। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई मेरे लिए सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।